अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। हमारा ये बजट ट्रांसमिशन का एक स्पेशल प्रोग्राम जो हो रहा है। मेरा नाम अंबर शमसी है। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने अपना 5वां बजट जो है पेश कर दिया है। 5000 अरब रुपए सालाना का मुल्की बजट पेश करने वाले इसाक डार जो 1 घंटा 55 मिनट बोले थे अपनी तकरीर में, शायद नहीं जानते 85 साला समुद्र खान को जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाकर अपना रोज़ाना का बजट पूरा करते हैं। आइए उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरी उम्र 85 साल हो गई। जिस वेले ये पाकिस्तान बनया ना, उस वेले मैंने बड़ा संभाला। काफ़ी अरसा हो गया मैं छोटा जिहा मजदूरी कर लिया। ते किराए ते असीं इत्थे रहिंदे पे। मजदूरी करने मजदूरी जेड़ा साहब आया उस बुलाया, उनके नाल लग गया, सौदा लेंदा है, वेच रखदा है, जो उन्होंने मर्जी करे मजदूरी दे देनी। कोई 50 दे गया, कोई 100 दे गया। शाम को जेड़ा बनया कोई सब्जी ली, कोई शा लेके आटा शाटा, कोई मजदूरी करके ले गया अपने बच्चों को। कितने कुछ पैसे कमा लेंगे? मैं 500-600 700 हो जाते, ज़्यादा नहीं। बस जी तू कोई फ्रूट ले गया, कोई बच्चों का सब्जी ले गया, वो इतने ही पैसे ला के भाग जाते। घर तो बचता है, कोई मजदूरी, कोई आटे का किलो बच गया, ऐसा है कोई बचता। बच्चा मेरा उसके 4 बेटियां, उसकी 4 बच्चियां पढ़दियां। वो अपने बच्चों को देवन, सानू देवन। असं मियाँ बीवियां, एक साढ़े को 2 पोतरा है, वो न साढ़े नाल है। अगर बजट तो बनाना पवे मुल्क का, केड़ी चीज़ वास्ते सब तो ज़्यादा पैसे रखोगे? फौज नूं दोगे, उस्तादां नूं दोगे, अस्पतालों नूं दोगे, खाण पीण ते लाओगे? सब तो ज़्यादा पैसा किस ते लाओगे? बस अस्पतालों दे विच कोई शाह नहीं हो सन दी, वोट असीं उन्हां दिते, साढ़े नाल कुछ भी नहीं। मैट्रो सानू की फायदा मैट्रो का? ना असा मैट्रो ते चढ़ना, मजदूरी करने इस बैगा नहीं बहाने किराया दे के घर वाले। मैट्रो का सर कोई फायदा नहीं। ये रिपोर्ट तरतीब दी थी हमारे नुमाइंदा खुसूसी फयाज़ राजा ने, और मकसद रिपोर्ट का यही दिखाना है कि हमारे मुल्क में जो मईशत में, जो कौम में जो सबसे ज़्यादा वनरेबल लोग होते हैं, बजट में उनका किस तरह से ख्याल रखा गया है। इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर उस्मान सैफुल्लाह, ताल्लुक़ है उनका पीपल्स पार्टी से, और शम्सुल इस्लाम खान साहब जो सरबराह हैं एक्सपोर्ट सब कमेटी KCCI। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। उस्मान साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। सबसे पहले लोगों को बजट में क्या मिल सकता है? जैसे कि हमने समुंदर खान की कहानी दिखाई, जो रोज़ाना की जो एक डेली वेज है 500 रुपये है, उसी में अपना गुजारा उन्होंने करना होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया। देखिए जी, हम सारों की ये दुआ है और ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान भी एक डेवलप्ड, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए, इधर गुर्बत कम हो जाए, इधर खुशहाली हो। तो और आप अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जब वो बजट्स प्रेजेंट करते हैं और इवन अदरवाइज़, तो आपने देखा होगा जो सबसे प्रोमिनेंट जो तरजीह देते हैं इंडिकेटर को, वो रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट रेट जी की बात करते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 घंटा जो तकरीर थी डार साहब की वो सुनी, फिर मैं यहाँ TV स्टेशन आया, तो अगर उन्होंने आखिर में बात की हो सकता है मुझसे मिस की हो। उन्होंने जो ऐलान किया था कि 14,000 से 15,000 कर दी जाएगी जो कम से कम उजरत मिलती है। नहीं जी, मैं 33 रुपये मैं जो पाकिस्तानी बेरोज़गार हैं उनकी तादाद की बात कर रहा हूँ। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें क्या इजाफ़ा हुआ है, कमी हुई है, इसका जिक्र नहीं हुआ।
और ये जो जिन चीज़ों की उन्होंने ज़िक्र की कि जी इस जो इम्प्रूवमेंट आई हैं, देखिए फ़ायदा तो इम्प्रूवमेंट तो वो मैं कहता हूँ जिससे आपकी एम्प्लॉयमेंट जॉब क्रिएशन हो पाकिस्तान में, तो ये हमें नहीं नज़र आ रहा है। और बुनियादी आपको रोज़गार आपकी बुनियादी चीज़ होती है। ये भी जहन में रखें कि जी ये 5th बजट था जैसे डार साहब कह रहे थे, और हमें खुशी है कि एक डेमोक्रेटिक जी, उन्होंने काफ़ी इस पे जोर दिया कि ये जमहूरी हुकूमत की मजबूती। बिल्कुल, तो 5 साल में हमें जो इश्यूज़ जो बेसिक इश्यूज़ हैं इकॉनमी के, वो हमें अभी नज़र आते हैं। आपका एक्सपोर्ट सेक्टर है, जो आपके कारखाने हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो रोज़गार फराहम करते हैं, उनकी कारकर्दगी हमारे सामने है। आपकी $3 बिलियन से एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं। आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। आपका जो टैक्स बेस है वो वही तकरीबन 10 लाख या शायद बता रहे थे 11 लाख लोग हैं, जो शुरू से ही जो 5 साल से ये फिगर कभी 9 लाख होती है, कभी 10 लाख होती है। तो ये बेसिक इश्यूज़ हमें उधर ही नज़र आ रहे हैं। अब अगर किंग सेक्टर में कोई तरक्की हुई, मैं आपको यहाँ रोकूंगी कि मैं चाह रही हूँ कि शम्सुल इस्लाम साहब बात करें। आपको क्या लगता है कि बजट में तरजीहात क्या रहीं? क्या आम आदमी के लिए थी, क्या बिजनेस के लिए थी, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स, क्या तरजीहात आपको नज़र आ रही थी? देखें, इसमें जैसे बजट आने से पहले तैयारी हो रही थी और इनके सेमिनार्स हो रहे थे, तो उसमें काफ़ी इसको इन्होंने हाईलाइट किया कि ये एक्सपोर्ट ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा। जबकि अभी जब मैंने स्पीच देखी और जो फिगर्स आए हैं उस पर कोई एक्सपोर्ट को फोकस नहीं किया गया। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की जो है वो एक जॉब क्रिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपकी इंडस्ट्री नहीं लगेगी, उनमें जॉब क्रिएशन नहीं होगी और आपका सरप्लस एक्सपोर्ट का नहीं होगा तो आपकी एक्सपोर्ट डाउन होगी। ओवर द ईयर्स आप देखेंगे 25 साल हो गए हैं, अभी तक खसारे का बजट आ रहा है और ये भी एक खसारे का ही बजट है कि आपने रेवेन्यू का टारगेट तो बता दिया है कि जी इस साल जो है वो 3521 अरब होगा और आइंदा साल जो है आप वो 4000 से ऊपर जा रहे हैं। वो कैसे होगा? इंडस्ट्री की जो वायबिलिटी है, जो उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसका बढ़ता जा रहा है। टैक्सेस का बोझ आप इंडस्ट्री पे लगा रहे हो और साथ ही आप एक ऐसा काम कर रहे हैं कि एलीट क्लास जो है, जैसे अभी कारों के ऊपर उन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स कम किया है, तो वो रेवेन्यू जब आपका कम होगा तो आप जाहिर है कहीं और उसको एडजस्ट करोगे। जाहिर है आप कहीं इंपोर्ट की आइटम्स पे एडजस्ट करोगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके लोगों के साथ लिंक है। अब आप एक ह्यूज बजट देखिए आप जो दे रहे हो, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे बजट में आप आवाम के से आपने कोई उसके लिए कोई अच्छी कोई चीज़ कोशिश की है। ये आपने समंदर डॉक्यूमेंट्री जो दिखाई है समंदर खान, मैं कहता हूँ इसको देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ऐसे समंदर खान, दरिया खान पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा हैं जिनके पास 500 से ज़्यादा की आमदनी नहीं है और आज 500 रुपये खर्च करना एक दिन। हमारे साथ मौजूद हैं अकील करीम डेडी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अकील साहब हमें वक्त देने का। बात यही हो रही है कि बजट में तरजीह आपको क्या नज़र आ रही थी? जो बजट स्पीच अभी जो भी पेश की थी इसहाक डार साहब ने। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, डार साहब की ख्वाहिश तो होगी कि अच्छा बजट हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो चाहते हुए भी अच्छा बजट नहीं दे सकते, क्योंकि हम जिस कंडीशन में बैठे हुए हैं इसमें बजट दे देना बहुत बड़ी बात है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस बजट को हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। इसमें सिवाय डेफिसिट के कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे जो अगला साल दिख रहा है, इस साल आपका, ये साल भी आपका अच्छा नहीं है। आप 25 बिलियन ट्रेड डेफिसिट पे चल रहे हैं, तो $25 बिलियन को आपको रिकवर किस तरह करना है। फिर करंट अकाउंट आपका डेफिसिट है। अगला साल मैं समझता हूँ रीपेमेंट का इशू हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो मैं समझता हूँ मुश्किल साल होगा और उस मुश्किल साल में हमें लोगों को बिफोर टाइम बता देना चाहिए कि ये साल मुश्किल साल है। लोगों को चाहिए कि वो इस पाकिस्तान का ख्याल करें, क्योंकि ज़्यादा डेफिसिट के बजट दे के हम ज़्यादा आगे नहीं चल सकते। तो मेरा ख्याल है इन्होंने कोशिश की है, जैसे IT सेक्टर वगैरह को तो उन्होंने रिलैक्सेशन दी है, अच्छी बात है, लेकिन बात की मुझे नहीं लगता कि कोई सेक्टर। अच्छा, जो एक दावा वजीर खजाना इसहाक डार ने किया था वो ये था कि मिसाल के तौर पर अगर हम सनत की बात करें कि सनतों की लोड शेडिंग नहीं हो रही, लेकिन ये तो दुरुस्त नहीं है।
देखिए बीबी, मेरा ख्याल है कि लोड शेडिंग में कमी ज़रूर आएगी, लेकिन गवर्नमेंट उसको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट अभी तक अपने एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं IPP पे से, तो गवर्नमेंट के ऊपर ये बोझ बढ़ेगा। गवर्नमेंट के जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है उसके गले में पड़ जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से पीछे आपके ऑयल प्राइस गिरी, उसका हमें बेनिफिट नहीं मिला, हमने सब्सिडी ख़त्म की, उसका हमें बेनिफिट नहीं मिला। ये सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलना चाहिए, इसके लिए एक अच्छे बजट की ज़रूरत है। लेकिन होता यही है उमूमन के कुछ लोग प्रेशर डालते हैं, गवर्नमेंट पीछे हट जाती है और उसके बाद उनको कंपनसेट कर देती है, तो ये मुश्किलात की तरफ चले जाती है गवर्नमेंट। आप देखें ये पूरा साल आपका ट्रेड डेफिसिट आपका बढ़ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ा, आपका रेवेन्यू टारगेट अचीव नहीं हुआ, 5% 5.3% की ग्रोथ जो है, जो आप GDP की बात करें, जाहिर है 5.2 है, जो जैसे डार साहब ने भी कहा था कि गुज़िश्ता 9-10 सालों में सबसे ज़्यादा है। देखिए मेरा अपना ख्याल है कि ये नहीं कह सकते, लेकिन अकील साहब, आलमी बैंक का भी यही कहना है कि गुज़िश्ता 9 सालों में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट ये सबसे ज़्यादा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमने डेफिसिट की बात करें, हमारे ऊपर डेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हमारा बजट खसारे का है, अगला साल हमारा रीपेमेंट का है। तो ये आलमी बैंक वगैरह तो जब ये हैं आज हमारे साथ खड़े में हैं, हमारा छोटा सा भी बुरा टाइम आएगा तो ये तो हमें पूछेंगे भी नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुल्क हमारा है तो इसको बिफोर टाइम हमने टैकल करना है। अगर आज हम इन सारी चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ अगला इसके बाद इलेक्शन है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। जब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, आप ये देखें कि ये गवर्नमेंट जब आई थी तो उन्होंने सर्कुलर डेट की पेमेंट की थी, लेकिन आज इनसे ये तो पूछो कि जो सर्कुलर डेट की पेमेंट इन्होंने की थी, आज उससे ज़्यादा डेट खड़ा हुआ है। गुफ्तगू में शामिल करना चाह रही हूँ, डेट कर्जा जो है बहुत बड़ा मसला है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि जो वॉर ऑन टेरर है उसमें जंग में जो हमारे अखराजात और जो नुकसान रहता है उसमें कोई 40% कमी आई है। तो वो जो स्पेस हमें मिली है या कुछ जो मिला है वो कहीं और लग रहा है, तरक्याती फंड्स का कह रहे हैं कि उसमें भी इजाफा किया है। देखिए जी, कर्ज़ा लेना ऑन एज सच तो नेगेटिव चीज़ नहीं है। अगर आप वो जो कर्ज़े ले रहे हैं, अगर उस पर जो आपको रिटर्न अगर वो ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी उस पर आपके जो इक़्तिसादी जो टारगेट्स हैं वो मीट हो रहे हैं, आपके तरक्याती टारगेट्स मीट हो रहे हैं, तो बेशक आप कर्ज़ा लें। लेकिन जैसे अभी डेडी साहब ने भी कहा जी कि हमारे आपने लोड शेडिंग की बात की, आज भी वही सर्कुलर डेट के इश्यूज़ हैं जो पहले थे जी। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए जी कि जब 2013 में तकरीबन $150 पर बैरल आपकी तेल की कीमती थी, आज बहुत कम है। तो इस गवर्नमेंट को इनकी खुशकिस्मती है और मुल्क की खुशकिस्मती है कि तेल की कीमतें पिछले 4-5 साल 3-4 साल बहुत कम रही हैं। ये अगर नहीं होती अगले साल क्या होता है? तो दो चीज़ें जो तो जो इस आकरार साहब का कहना है कि जब हुकूमत आई थी 2013 में और जो हालात थे वो मिस गवर्नेंस की वजह से थे, या देखें जी 2013 पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जी 2013 से जब आप कंपेयर करते हैं तो फिर लॉजिकली आपको 2013 को 2008 से कंपेयर करना चाहिए। 2008 में जब हमारी हुकूमत आई तो एक उसी साल एक अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल इक़्तिसादी बहरान, आपकी जो आलमी मंडी में एक इक़्तिसादी बहरान आ गया था, वो 2-2.5 साल तो उसे निकलने में लगे, ना सिर्फ पाकिस्तान को, थ्रू आउट द वर्ल्ड जी। तो और इस बहस में मेरा ख्याल है, देखें अगर 4 साल के बाद आपका यही सिर्फ आप कह सकते हैं अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कि जी हालात बहुत ख़राब थे, हालात बहुत ख़राब, चलिए वो पहले साल आप कह सकते हैं, दूसरे साल कह सकते हैं, तीसरे साल भी कह सकते हैं, लेकिन हर साल तो आप नहीं कहें। देखो यहाँ शम्सुल इस्लाम साहब, ये इंतखाबात से कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आखिरी बजट होगा, तो आपको लग रहा है कि इस वक्त जो पॉपुलिस्ट जो हैं स्कीम्स हैं या लोन्स हैं या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको तरजीह दी जा रही है? बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया। देखें ये बजट एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये इलेक्शन बजट होगा। आपने इसमें देखा है कोई तकरीबन एक ह्यूज अमाउंट, कोई 2100 अरब करीब इन्होंने तरक्याती रखा है जो सूबाई और प्रोविंशियल सब मिल के होगा। और साथ ही एक और चीज़ अलार्मिंग है कि अब इनके अखराजात जो हैं वो 4700 अरब से ज़्यादा दिखा रहे हैं।
तो ये इस वक्त जो हमें मुल्क को सूरत दरपेश है, उसमें हमें अपनी बेल्ट टाइट करनी है, अखराजात को कम करना है। हमारे यहाँ नॉन प्रोडक्टिविटी जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो गई है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उसका इम्पेक्ट आ रहा है कि आप फिर कर्ज़े और लेते हैं, फ़ॉरेन लोन लेते हैं, आप डोमेस्टिक लोन लेते हैं और अल्टीमेटली जो सफ़रर है वो आवाम होती है कि उनको फिर टैक्सेस की शक्ल में इनडायरेक्टली चीज़ें महंगी मिलती हैं। तो हुकूमत को जो बजट बनाने में जो दुनिया भर में ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट में जो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है, यहाँ पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दूसरे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो प्रपोज़ल लिए जाते हैं उस पर अमल नहीं किया था और इसकी वजह से इस दफ़ा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुल्क के दीगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर प्रपोजल देने का बाइकाट किया, क्योंकि आप प्रपोजल पे अमल ही नहीं करो और उसको मुशावरत नहीं लो और वो स्टेक होल्डर्स इंपोर्टर जो टैक्स पेयर्स हैं जिसके ऊपर आपका रेवेन्यू अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि शम्सुल इस्लाम साहब आज किसान इत्तेहाद जो है वो मुजाहिरा कर रहे थे, उनके ऊपर फिर टेयर गैसिंग वगैरह भी हुई और उनका यही मौक़िफ़ था कि वो मियां नवाज शरीफ से मिलना चाह रहे थे और अपना मुतालबात पेश करना चाह रहे थे। तो आपको लगता है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी, उनको भी लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? जी यही तो बात है कि बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। जब ये हुकूमत आई तो सबसे पहले बिज़नेस कम्युनिटी को एक अच्छा सा ख्वाब नज़र आया कि अब हमारा जो है प्रो बिज़नेस गवर्नमेंट बनी है और इसमें मुशावरत ली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और यही वजह है कि आज देखें एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद अगर आपके मुल्क में दालें इंपोर्ट हो रही हैं, आप डेयरी प्रोड्यूसिंग कंट्री में आप नंबर 3 पे आप आ गए हो, लेकिन आज भी अगर आप मिल्क पाउडर इंपोर्ट कर रहे हो, आज भी आप फूड आइटम्स जो है इंपोर्ट कर रहे हो और ह्यूज अमाउंट आपका इंपोर्ट्स में कोई 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का उस पर चला जा रहा है, तो इसका मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर को आपने सही तरीके से एफिशिएंट नहीं बनाया। आज दुनिया में राइस क्रॉप्स 3 ली जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री में है, मेजर एक्सपोर्टर है, फिर भी एक ही क्रॉप पे काम चल रहा है और सिर्फ एक छोटी सी। ठीक है, यहाँ जी शम्सुल इस्लाम साहब, अकील साहब अगर बता सकते हैं, इसाक डार साहब ने ये कहा है कि टैक्स की वसूली में 81% इजाफा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है क्योंकि जैसे बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि टैक्स हम डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट नहीं करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। मेरा अपना ये ख्याल है टैक्स कलेक्शन डेफिनेट ऊपर आया है, लेकिन बाकी चीज़ें आप देखें ना कि बाकी आपके एक्सपेंसेस कहाँ हैं, आपको वो भी एक कंट्रोल से बाहर हैं, बाकी चीज़ें भी कंट्रोल से बाहर है। आपका $16 बिलियन का रेमिटेंस होने के बावजूद आप ह्यूज डेफिसिट में चल रहे हैं, इवन आपका करंट अकाउंट भी डेफिसिट में चला गया है। तो ये जो सारी चीज़ें को अगर आप इसको सारी चीज़ों को इकट्ठा कंपेयर करें तो ये कंडीशन बुरी है, अच्छी नहीं है। और रेवेन्यू टारगेट तो आप ये देखें कि जो टारगेट इन्होंने किया था उसको रिवाइज़ किया, रिवाइज़ करने के बाद भी मैं समझता हूँ ये अचीव नहीं कर पाएंगे और इसमें बहुत सारे एडवांस टैक्सेस भी ये कलेक्ट कर रहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम ये कहेंगे कि हम बहुत ही विन विन सिचुएशन में हैं। मैं समझता हूँ कि हमें बताना होगा कि हम मुश्किल हालात में हैं और मुश्किल हालात में हमें मुश्किल बजट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों को एडवांस बताने की ज़रूरत है। लोगों को ये बताते कुछ हैं, अच्छी बातें ज़रूर बताते हैं, फिर वो बजट के पेपर ढूंढ रहे होते हैं कि वो सारी बातें इसमें मिल तो नहीं रही। मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त कोई हम बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हैं। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को अपने स्टेक होल्डर को ये सारी बातें बतानी होगी। और जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है मैं आपको बता दूं, एक तो हमारी एक्सपोर्ट गिरी है, नंबर 2 हमने रेगुलेटरी ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की बढ़ाई है और उनकी कंपनी बढ़ा के शायद गवर्नमेंट ये सोच रही है कि वो टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट कर लेगी और बुरा हो सकता है। जी, इस वक्त और बुरा हम हो छोटे सकता है से वक्त में जाएंगे और बातचीत जारी रखे बाद। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुशामदीद। बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% इजाफा, जबकि रोज़ाना की जो मज़दूरों को रोज़ाना 33 रुपये ज़्यादा मिला करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान के अंदाज़ों के मुताबिक 6 से 7 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो इंतहाई गरीब हैं। लेकिन लोग बजट के बारे में क्या कह रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। आज बजट की पहली रात होगी। बजट आने से पहले आज दिन में हमने लोगों से पूछा कि आखिर ये बजट कहते किसको हैं? सरकारी मुलाजिमीन का तनख्वाह जो है वो बढ़ जाते हैं और मजदूरों का कम हो जाते हैं। हमारे ख्याल में तो बजट इसको कहते हैं। सरकारी लोगों की तो वो बढ़ा देते हैं
जो प्राइवेट लोकल लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनकी तो बढ़ती ही नहीं। सारा दिन वो धूपों में जो है ना काम करते हैं। जिन लोगों को बजट का कुछ ना कुछ पता था, उन्होंने तो जनाबे वजीर खजाना को कीमती मशवरे भी दे डाले। आज बजट पेश कर रहे हैं इसहाक डार साहब, आप उनके नाम कोई पैगाम दें तो एक लाइन में, 2 जुमलों में आप उनके नाम क्या पैगाम देंगे? कि कुछ तो शर्म करो। इसहाक डार को मेरा यही पैगाम होगा कि काइंडली गरीब और मजदूर तबका लोगों का ख्याल किया जाए। उन्हें क्या पता था कि मोहतरम इसहाक डार उनके मशवरे मान लेंगे और यूं मजदूर को अब महीने में 50-100 नहीं, पूरे 1000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। कम पैसा है, पैसा कम है कि 500 बहुत कम है एक दिन में। अभी महंगाई, घर के किराया, खर्चा। 500 रुपये में पर डे जो है ना एक मजदूर के लिए बजट बनाना बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर में। ये तो थे कुछ आम लोगों के मशवरे, लेकिन एक पार्लिमानी रिवायत है और अपोजिशन जमातें एक शैडो बजट यानी कि मुतबादल बजट भी तैयार करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो किया है। तो जो आपका एक शैडो बजट था अपोजिशन जमात के तौर पर, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, उससे किस तरह से मुख्तलिफ था? देखिए जी, एक तो आपने बिल्कुल बड़ी एक अहम बात की कि बावजूद ये कि हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमें एक्सेस टू डेटा नहीं होता है। तो ये एक बड़ी एक मुश्किलात क्रिएट करती है। अगर आप एक मीनिंगफुल बजट क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पास फिगर्स ही नहीं होते हैं। और इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बजट बनाया। पहले जी मैं तरजीहात की बात कर लूँ। डार साहब ने कहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, इसके बजट में उन्होंने तकरीबन इसको डबल कर दिया। पिछले साल 180 अरब था, अभी शायद 320 अरब कर दिया, क्योंकि मोटरवे सड़कें बनानी और बनानी भी चाहिए। लेकिन देखें, आप जो मिनिमम वेज में आपने सिर्फ 7% इजाफा किया, अब 14,000 से 15,000 और ये 33 रुपये हर रोज़ जी 7% बनता है। फिर आपने सरकारी मुलाजमीन उसमें 10% इजाफा किया, इधर आपने 90% तो ये तरजीहात की बात है। आप बात एजुकेशन सोशल सेक्टर की डार साहब हमेशा आखिर में करते हैं, अपनी तकरीर के आखिर में। जी जी, जब वो थके होते हैं, रश भी होता है, लोग निकलना चाहते हैं, तो जल्दी जल्दी ये बातें कर देते हैं। होना तो चाहिए था कि एजुकेशन की, आपकी हेल्थ केयर की ये बातें पहले होती, रोड्स की, और इन्होंने बातें पहले रोड्स और एनर्जी की वो भी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप 180 अरब से बजट NHA का 250 अरब भी कर लेते, तो 70 अरब आप बचा के आप फिर इन जो आपके पुअर वल्नरेबल, जो गरीब तबके हैं, कमज़ोर तबके हैं, इनको जो बुनियादी फ़र्क है ना जी हमारे बाद, जो हम समझते हैं जिसकी ज़रूरत है, जो नहीं की है, कि टैक्स रेट्स आपको कम करने हैं और बेस आपको वसी करना है। ठीक है, ये इन्होंने नहीं किया, आज तक नहीं किया। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तो जिन पर टैक्स का बोझ है वो मज़ीद उन्हीं पर बोझ आएगा, और जो टैक्स के नेट के बाहर हैं वो तरक्की करेंगे और मुल्क का नुकसान होगा। ठीक है, शम्सुल इस्लाम साहब जो बात कर रहे थे जैसे उस्मान साहब, और वो ये थी कि जो एक सोशल सिक्योरिटी नेट जो होता है, जो हुकूमत को देना होता है, जो वनरेबल लोग होते हैं, अब देखने में ये है कि अब जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें भी कुछ इजाफा, कुछ जो आई थिंक 121 बिलियन रुपए जो है मुख्तस किए गए हैं। तो आपको लगता है कि ये काफ़ी है, मुनासिब है? नहीं, इतना बहुत ही कम है। और लोगों को देखें, सोशल सेक्टर में हमारे यहाँ जब भी बजट में एलोकेशन होती है, उसमें बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो लीकेज की नज़र हो जाता है, करप्शन होती है। अब अगर आप देखें प्रीवियस आपको रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे कि उसमें करप्शन ज़्यादा होती है। बेनज़ीर सपोर्ट फ़ंड जो है, इसमें दुनिया में नो डाउट इसको अप्रिशिएट किया गया है कि एक फुल प्रूफ है, लेकिन हम क्या लोगों को सोशल वेलफेयर की तरफ लेके जा रहे हैं? हमें लोगों को अपने रोज़गार जनरेट करने की आदत डालनी चाहिए थी, और उनको बिज़नेस इनिशियल छोटे छोटे बिज़नेस करने के लिए फंडिंग दें। आप उनको, आप पुश कार्ट वालों को इनकम निकालें, आप उनको जूस की निकालें, आप उसको कह दीजिए छोटी सी फंडिंग है, इसके बाद आप करो, अपना बिज़नेस करो। ये ना हो कि महीने के लिए बाद में जाके वो अपने कार्ड लेके और उनको इनकम पहुंच रही है, उससे कोई हल नहीं होगा। जब एक यूथ लोन प्रोग्राम तो है, देखिए वो तमाम पॉलिटिकल है। मैं आप दुनिया की अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक दें, जो आज एशियन टाइगर्स हैं, वहाँ पर बैगिंग को, वहाँ पर सोशल सपोर्ट को उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी यूथ को, अपने लोगों को पैरों पे खड़ा किया। अगर आप फार ईस्ट में देखते हैं तो वहाँ पर एक 16 साल का, 18 साल का बच्चा और 80 साल की बुढ़िया औरत जो है वो भी काम कर रहे हैं। उन्होंने उनको, अपने लोगों को हार्ड वर्किंग लोग बनाया है, और यही वजह है
कि वहाँ पर एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अपने लोगों को एफिशिएंट नहीं बनाया जा रहा, हमारी इंडस्ट्री को एफिशिएंट नहीं बनाया जा रहा। अब आप देखें कि आपका एक सिपेक की एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आपकी आ रही है, एक आपका इस सिनेरियो डेवलप हो गया है, तो क्या हमने अपने इंडस्ट्री को एफिशिएंट किया है? क्या हमने अपनी लेबर जो यूथ जो नई आएगी या स्किल लेबर जो है उसको इम्प्रूव किया है? ऐसा नहीं हुआ। देखिए हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और है और यही रिजल्ट है कि मैस होता है। हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और है। जी अकील साहब, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी, जब लोगों से पूछा जाता है कि वो बजट में क्या देखना चाहते हैं तो अक्सर तालीम या सेहत के शोबों के हवाले से वो बात करते हैं, लेकिन उस्मान साहब कह रहे हैं कि इसाक डार साहब तो जल्दी जल्दी यूँ गुजार लेते हैं और ये सुनने को भी नहीं मिलता। मैं सिर्फ आपको एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट के अपने डेवलपमेंट बजट बढ़ाया हुआ है, गवर्नमेंट रोड बना रही है, गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसमें गवर्नमेंट को स्टील की डिमांड चाहिए, गवर्नमेंट को सीमेंट चाहिए, सीमेंट कार्टेट पे चल रहा है, गवर्नमेंट इसको बहुत महंगा खरीद रही है, आम आवाम उसको महंगा खरीद रही है। स्टील की अगर इंपोर्ट करते हैं तो $325 है, लोकल खरीदते हैं तो $800 है। तो ये जो इस तरह के इन्होंने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं जिसकी वजह से चंद लोगों के जेबों में पैसा जा रहा है और उसमें गवर्नमेंट खुद भी पिस रही है, अवाम भी पिस रही है। तो ये सारी चीज़ें ठीक क्यों नहीं करते, आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया। ये सारी बातों से आम आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर हो रहा है। तो क्या ये, मैं अगर टीवी पे आपके सामने ये बात कर रहा हूँ तो क्या ये जो अपनी बजट की तकरीर में इसाक डार साहब ने ये भी कहा था कि जो सुपर टैक्स है अमीर लोगों पर वो रहेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। भी वो टैक्स पीनट्स है। आप ये देखेंगे ये जो डंपिंग ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी है इसका इम्पैक्ट आप जाके देखें। हमने ये जो लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये प्रोटेक्शन हमारी इंडस्ट्री को खा जाएगी। हमें इनको कम्पिटिटिव बनाना चाहिए, हमें इनको कंपटीशन का आदी बनाना चाहिए, हमें इनको घर बैठ के खाना नहीं खिलाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें बताई जाती है, हमें अगर कोई बताए तो हम बात कर सके। टीवी पे आके हम भी बात कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये चीज़ें कहीं भी अच्छी नहीं है। आप अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट ज़रूर करें, लेकिन ये इस तरह का सपोर्ट करना, ये मैं समझता हूँ कहीं से भी मुनासिब नहीं है। हो सकता है कि आपके आगे जो एक्सपोर्ट है इसके ऊपर अगर यूरोप अमेरिका अगर ये डिसीजन ले लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह हम अपनी इक्विटी मार्केट को की परफॉर्मेंस को ऊपर लेके जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल है। जिस दिन ये डंपिंग ड्यूटी आप हटाएंगे इससे मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लोगों की जो फिक्र होती है वो यही होती है कि हमारी जो टैक्स ब्रैकेट है वो कहाँ जाएगी, जो अमीर लोग हैं उनको कितना टैक्स अदा करना होगा। तो उसके बारे में आपकी क्या राय थी बजट स्पीच सुनकर? जी, सुपर टैक्स की तो मैं समझता हूँ कि जी फेवर में हूँ और ये उन्होंने 1 साल मज़ीद कंटिन्यू किया है। ये जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं बेसिकली उन पर लागू होता है और ठीक है, मेरा ख्याल है वो इतने प्रॉफिटेबल हैं और इतने मुनाफा कमा रहे हैं कि वो ये दे सकते हैं। और ये टैक्स का भी असूल होता है कि आप हर एक से उतना ही लें जितनी उनकी एबिलिटी हो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जी कि हमारा प्राइवेट सेक्टर, हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर हमारी मईशत को आगे ले जाए। हुकूमत सब कुछ नहीं कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर नए कारखाने लगाए, रोज़गार क्रिएट करे। हमने देखे कि कुछ हमारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिधर कार्टेल्स हैं, यानी कि मुनाफा बहुत कमा रहे हैं, लेकिन वो उसका फ़ायदा ना सार्फिन को हो रहा है, ना मज़दूरों को हो रहा है, ना मुल्क को हो रहा है, सिर्फ वो उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को हो रहा है। मिसाल के तौर पर मतलब जी, मैं अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, ऐसे और भी सेक्टर्स हैं जिसमें कार्टेल्स हैं। आपकी पावर सेक्टर है, आपका सीमेंट सेक्टर है, आपका ऑटोमोटिव सेक्टर है।
जिधर कंपनियां मुनाफा कमाती हैं यूजुअली उधर और फिर नए लोग आ जाते हैं, नए कारखाने लगते हैं, इवेंचुअली कीमतें कम हो जाती हैं या नए रोज़गार प्रोवाइड हो जाता है। इधर हम वो चीज़ें नहीं देख रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जब ये सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर आपसे मरात मांगते हैं, मरात भी दें, लेकिन आप इंसिस्ट करें कि जी आप कम्पीट करें, आप घर बैठे हुए ना कमाएं, आप मुल्क से बाहर जाएं, एक्सपोर्ट करें, टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करें, कैपेबिलिटीज़ बढ़ाएं। तो आज तक पाकिस्तान की सनती पॉलिसी नहीं है। हमारी शायद एक ड्राफ्ट 2011 की पॉलिसी है, उस पर भी पता नहीं अमल होता है नहीं होता है। तो आप कैसे एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन सकते हैं जब आपकी पॉलिसी ना हो? आपको प्रायोरिटी सेक्टर्स को प्रायोरिटीज़ देनी होंगी और तरजीह उन सेक्टर्स को दें जिधर आप लेबर इंटेंसिव हों, जिधर रोज़गार, जैसे गारमेंट सेक्टर। लेकिन एक मिसाल है जैसे कि जो ज़रई शोबा है, वहाँ जो कर्जे हैं उनकी जो सूद की शरह है वो बहुत कहीं ज़्यादा है सनत के मुकाबले में। जी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सनत को तरजीह नहीं दी जा रही? नहीं, मैं तो कहता हूँ जी सनत को भी आप, मैं कह रहा हूँ कि मैं तो सिर्फ सनत की, मैं ज़रात के हवाले से भी जी, ज़रात आपकी जो लेबर फोर्स है उसमें 40% हिस्सा ज़रात का है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि पिछले साल अगर ये इस बुक में जो फिगर्स ठीक हैं तो ज़रात की परफॉर्मेंस ज़रा बेहतर हुई, उसकी वजह से आपकी जो कंज्यूमर ड्रिवन एक्सपेंडिचर्स हैं वो बढ़ गए और लिहाजा आपकी मईशत में ये जो कह रहे हैं कि 5% इजाफा हुआ है। अगले साल अगर आपके कपास का क्रॉप ख़राब हो जाए, आपकी चीनी का क्रॉप ख़राब हो जाए, किस्मत का हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, किस्मत का खेल है। जी शम्सुल इस्लाम साहब, एक ज़माना था जब इसाक डार साहब को कहा जाता था कि वो क्या कच्ची पेंसिल है, तो आपको लगता है कि इस दफ़ा भी कुछ हिंसों का हेर फेर हुआ है, फिगर फजिंग हुई है? बिल्कुल, देखें जी, जो फिगर उन्होंने दिए हैं वो जिस ऐनक को लगाते हैं वो उसी से देख सकते हैं, आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। जो 47 जो टारगेट सेट किया है आपने, रेवेन्यू अभी इस साल अचीव नहीं किया, उसको रिवाइज़ करने के बावजूद अचीव नहीं किया, तो आप फर्दर जा रहे हो। और फिर आपने जो टैक्स रिफॉर्म कमीशन था उसकी जो सिफारिशात थी उस पर अमल नहीं किया आज तक। हम यही कहते हैं कि टैक्स पेयर्स का जो बेस है उसको बढ़ाएं, और आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है, नादरा के पास अब डेटा है, लोगों की ट्रैवलिंग आपके पास है, CNIC एक इटसेल्फ। लेकिन उस्मान साहब का तो यही कहना है कि डेटा या अदादो शुमार इतने फ्रीली अवेलेबल नहीं है। नहीं, देखें ना, वो इनके पास सब कुछ है, आप चाहें तो आपको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि फिर उससे फिर सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो नादरा के पास तमाम डेटा है, CNIC ये वो वाहिद कार्ड है पाकिस्तान का जो आपका थंब इम्प्रेशन बन चुका है ऑलमोस्ट, कि जिसके पास CNIC है। मैं तो कहता हूँ कि आप CNIC को NTN नंबर डिक्लेयर करें, और वो ये कराची चैम्बर ने डिमांड की थी और उन्होंने अप्रूव किया था, और फिर FBR ने इसको डिले कर दिया है कि हम इसको अभी फ़िलहाल जो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ज़्यादती है मुल्क के साथ कि जो जिस बेस पे आपने चलना है, लोगों के पास इनकम बढ़ती जा रही है, कार्टलाइजेशन हो रही है, इकोनॉमी कसिनो इकोनॉमी बन गई है, गैम्बलिंग हो रही है, लकी ड्रा रेफल सिस्टम चल गए हैं कि कोई मेहनत करने वाला नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। हम जो सिनेरियो आगे फेस करेंगे उसमें एलिमिनेट हो जाएंगे वो अदारे जो अनड्यू सपोर्ट लेते हैं, SRO कल्चर पे चलते हैं, तो वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, शम्सुल इस्लाम खान साहब, उस्मान सैफुल्लाह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। डॉन न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन जारी रहेगी, लेकिन मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।